अग्निपथ योजना पर फौजी और फिजाइया सरबराह का बड़ा ऐलान। बड़ी फौज में 2 दिन बाद से शुरू होगा भर्ती का अमल और फिजाइया 24 जून से करेगी अग्निवीरों की भर्ती। बैनुल-अक़वामी यौम योग को लेकर मरकजी वजीर आयुष सर्बानंद सोनोवाल का कॉमन योग प्रोटोकॉल किया गया जारी। यौम योग पर 25 करोड़ से ज्यादा लोग लेंगे हिस्सा। 170 मुल्कों में होगा बैनुल-अक़वामी यौम योग का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज से 2 रोज़ा दौरा गुजरात। कल 21,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में भी लेंगे हिस्सा। आलमी खुराक प्रोग्राम ई कॉमर्स गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ने और निचली सतह पर मछली पकड़ने पर पाबंदी को लेकर 9 साल बाद आलमी तिजारत तंजीम की वज़रा सतही कॉन्फ्रेंस में एक करारदाद पास। वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल ने कहा, तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा मसाइल पर हुई पेशरफ्त, भारत को मिली 100% कामयाबी। नई दिल्ली में चल रही आसियान मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग का दूसरा और आखिरी दिन आज। आसियान भारत मज़ाकरात ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह के मौके पर मीटिंग का किया गया है इनेकाद। यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन के लिए यूक्रेन की दरख्वास्त पर करेगा बातचीत। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया ने की यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन की रुकनियत दिए जाने की हिमायत। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही है 5 मैचों की T20 सीरीज का आज शाम राजकोट में खेला जाएगा चौथा मुकाबला। भारत 5 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2-2 की बराबरी करने की करेगा कोशिश। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादी अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अग्निपथ योजना में भर्ती के ताल्लुक से बर्री फौज के सरबराह मनोज पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। बर्री फौज के सरबराह ने कहा है कि आइंदा 2 रोज में बर्री फौज में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि बर्री फौज में हमारी यूनिट्स अग्निपथ योजना को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पुरजोश हैं। फौज के सरबराह ने कहा है कि नौजवान को इस स्कीम के बारे में अब तक मुकम्मल मालूमात नहीं है। फौजी सरबराह ने बताया कि एक बार नौजवान इस स्कीम के बारे में समझ जाएंगे तब उन्हें यकीन होगा कि ये मंसूबा न सिर्फ नौजवानों के लिए है बल्कि मुल्क और तीनों भारतीय फौज के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में हमारी वजारत, रियासती हुकूमतों और कई एजेंसियों ने भी इस मंसूबे के बारे में कई इक़दाम किए हैं। इसके बाद नौजवानों को इस मंसूबे पर ज़्यादा भरोसा होगा। फौजी सरबराह मनोज पांडे ने कहा कि आइंदा 2 रोज़ में अग्निवीर भर्ती के अमल का नोटिफिकेशन jointindianarmy.nic.in पर जारी हो जाएगा। उसके बाद आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन और रैलियों का ब्यौरा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला अग्निवीर दिसंबर 2022 तक हमारे रेजिमेंटल मराकज़ में शामिल हो जाएगा और आइंदा बरस के वस्त तक हमारे ऑपरेशन और गैर ऑपरेशन में तैनाती के लिए दस्तयाब होगा। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में
ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और वन टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे, जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर ये घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहाँ तक अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन दिसंबर, इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। और दूसरी जानिब फ़िज़ाइया भी 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती के अमल को शुरू कर रही है। फ़िज़ाइया के सरबराह वीआर चौधरी ने इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि फ़िज़ाइया 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से नौजवानों को फ़ायदा होगा। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फ़ायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ भर्ती योजना के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजारत दिफा ने कहा कि उम्र में रियायत सिर्फ 2022 की मुजवज़ा भर्ती में एक बार ही दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 सालों में कोई भर्ती नहीं होने पर यह फैसला लिया गया है। मरकजी काबीना ने मंगल को अग्निपथ भर्ती मंसूबे को मंजूरी दी थी, जो भारतीय नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह अफवाज के रेगुलर कैडर के तौर पर खिदमत करने का मौका देती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम पर कहा कि सभी नौजवान तैयारी करें, भर्ती का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। भारतीय फ़िज़ाइया ने ट्वीट के जरिए उम्र की हद बढ़ाने का खैर मकदम किया है। अपने ट्वीट मकाम में उन्होंने कहा कि भारतीय फ़िज़ाइया अग्निपथ स्कीम के लिए उम्र की हद को 23 साल तक बढ़ाने के लिए रियायत फराहम करने के फैसले का खैर मकदम करती है। यह उन उम्मीदवारों की मदद करेगी जिनकी भर्ती कोविड-19 पाबंदियों की वजह से मुतासर हुई थी। भारतीय फ़िज़ाइया अग्निवीरों को शामिल करने की ख्वाहिशमंद है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में कोरोना वबा की वजह से भारत फौज में भर्ती का अमल मुतासिर हुआ है, इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना में उन नौजवानों की फिक्र करते हुए पहली साल उम्र की हद में 2 साल की रियायत देकर इसे 21 से 23 साल करने का हसास फैसला लिया है। इस फैसले से नौजवानों की बड़ी तादाद को फ़ायदा पहुंचेगा और अग्निपथ स्कीम के जरिए वो मुल्क की खिदमत और अपने रोशन मुस्तकबिल की समत में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकजी वजीर बराए सनअत व तिजारत पीयूष गोयल ने अग्निपथ मंसूबे के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना वबा से मुतासिर फौजी भर्ती अमल के पेश नज़र वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ मंसूबे में पहले बरस उम्र की हद में 2 साल की रियायत दी है। मोदी जी के जरिए नौजवानों के मुस्तकबिल के पेश नज़र इस फैसले पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एहतजाज कर रहे नौजवानों से रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की सरकारी इमलाक को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। रेलवे के वजीर ने नौजवानों से अपने एहतजाज को पुरअमन रखने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। मरकजी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने आज ट्वीट करके अग्निपथ मंसूबे पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक एनसीसी कैडेट का वीडियो जारी उन्होंने किया। इस वीडियो में कैडेट ने अग्निपथ मंसूबे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मुसल्लह फ़ौज में शामिल होकर राष्ट्र की खिदमत करने के सपने को पूरा करने की राह हमवार करता है और एक बेहतर शहरी बनने में भी मदद करता है। With the government launching the new Agnipath scheme, more people will be able to enlist and achieving their goal of donning the uniform, leading to a greater sense of discipline, unity and patriotism among the populace. Plus, being an NCC Air Wing Senior Division cadet myself, this makes it all that much easier for me to fulfill my dream of serving my country by being an Agniveer. इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नौजवानों से अग्निपथ मंसूबे पर बातचीत भी की। अब थोड़े ठंडे मन से सोचो, 46,000 अग्निवीर एक साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाए। 4 साल का टेन्योर अगर हम रखते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 का तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000। तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपए उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधाएं अलग हैं, जो आपको रहना खाना पीना सर्विस करना वो सारा अलग है। ट्रेनिंग वहाँ पे लगे 6 महीने की। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपए तब लमसम एक अलग से मिलेगा। तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपये खाते में होगा। ऐसा ही है। 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है या किसी और कोर्स में आप आए हो तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए, आपके पास एक और ऑप्शन है कि 4 में से एक बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है। उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाता है तो 15 साल वो भी देगा। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वहाँ पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे कि उनको वहाँ पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पर कॉर्पोरेशन होती है, उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहाँ पर भी लेने के देश भर में तैयार है। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है। आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत को आलमी तिजारत तंजीम की बातचीत में अहम कामयाबी मिली है। WTO के 164 मेंबरान के वज़रा ने फूड सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, ट्रिप्स मुआहदा, माहीगीरी और मुस्तक़बिल के वबाई अमराज के लिए तैयारियों समेत मुख्तलिफ फैसलों को अपना लिया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात के लिए WTO का इस्लाहाती एजेंडा तैयार किया गया है। ट्रिप्स से मुतालिक इस्तिस्ना पर भी एक कामयाब फैसला लिया गया है जो तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन बनाने में सहूलत फराहम करेगा। इस मीटिंग के दौरान भारत ने न सिर्फ तमाम मसाइल पर आलमी क़यादत की बल्कि WTO की बातचीत के दौरान पेश करदा तमाम मुसव्वदा करारदादों का भी अहम हिस्सा रहा। तिजारत और सनत के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजारती कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई कोशिशों की तारीफ की और कहा कि इसके मस्बत नताइज बरामद हुए हैं। अलग अलग देशों के अपने प्राथमिकताएं, अपनी चिंताएं, अपने विषयों के साथ साथ जिस प्रकार से भारत की बात बहुत तीव्रता से पूरे विश्व के समक्ष रखी, हर विषय के ऊपर भारत विकासशील देशों का आवाज बन के पहचान में आई और एक प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सक्षम बनाया कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया की लीडरशिप करे, उसका एक प्रतीक WTO कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। जेनेवा में आलमी तिजारत तंजीम की 12वीं वज़रा सतही इजलास के बाद बात करते हुए वज़ीर तिजारत और सनत ने कहा कि तवील अरसे से ज़ेर तवा मसाइल पर पेशरफ्त हुई है और भारत को 100% कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि WTO में ये वज़ारती इजलास गुज़िश्ता कई सालों में सबसे कामयाब वज़ारती इजलास है। आज ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हमें जरा भी किसी प्रकार की चिंता के साथ भारत लौटना है, चाहे हमारे किसान भाई बहनों के चिंता हो, जिसमें हमने किसी भी प्रकार का MSP पे जो खाद्य भारत खरीदता है, जो भारत का पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, जो हम भारत के गरीब लोगों को जिस प्रकार से अनाज देने में खाद्य सुरक्षा के माध्यम से भी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसका आज विश्व में तारीफ है, कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भारत के ऊपर आउटकम, नेगेटिव आउटकम नहीं आया। मरकजी वजीर ने कहा कि भारत 100% कामयाब हुआ है। जो लोग गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़कर रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम उन पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। कुछ ममालिक जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में माहिर हैं और मछलियों को ख़त्म करने के जिम्मेदार हैं, उन पर भी भारत कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। भारत 100% सफल रहा। किसी भी प्रकार का बंधन सरकार पे या भारत पे नहीं आया है कि जो लोग इलीगल फिशिंग करते हैं, अवैध फिशिंग करते हैं, अवैध मच्छी पकड़ते हैं, जो लोग मच्छी पकड़ते हैं लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, या जो रेगुलेशन के बाहर काम करते हैं, जिसको इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग कहते हैं, उस पर नियंत्रण लाने में हम सफल हुए। और कुछ देश ऐसे हैं जो इस चीज में माहिर हैं, जो डीप सी फिशिंग करके विश्व के मछली को खत्म करने में रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर नियंत्रण लाने में भारत सफल हुई। एक बहुत बड़ी विजय भारत की रही है। आज के दौर में बहुत से नौजवान अपनी मुलाजमतें छोड़कर मालिक बनने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ज़राअत भी तेज़ी से नौजवानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रही है। डेयरी फार्मिंग के साथ साथ लोग माही परवरी और दीगर मुतल्लिक़ा कामों में भी अपना कैरियर बना रहे हैं। कर्नाटक के श्रीनिवास गौड़ा ने एक अनोखा काम करके एक मिसाल कायम की है। जी हाँ, उन्होंने डंकी फार्म तैयार किया है जिसमें वो गधी का दूध तैयार कर रही हैं।
क्या 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए हो सकती है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। हो सकती है, और वो भी 5,000 रुपए फी लीटर। जनूबी कर्नाटक के मंगलुरु जिले के पंतवाल गांव में 42 साल श्रीनिवास घोड़ा गधी के दूध 5,000 रुपए लीटर बेच रहे हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले श्रीनिवास घोड़ा को गधी के दूध के लिए 17 लाख रुपए का ऑर्डर मिल चुका है। गौरतलब है कि गधी का दूध नायाब और मेडिसिनल खूबियों से भरपूर है। इस वजह से 1 लीटर दूध तकरीबन 5,000 रुपए में बेचा जा रहा है। गधी के दूध में माँ के दूध से भी ज्यादा पोषण होता है। जैसे माँ के दूध में प्रोटीन, विटामिन और पोषण होता है, गधी के दूध में ये सब कुछ डबल होता है। हम गधी के दूध को मेडिसिन फार्मूला कह सकते हैं। यही कारण है कि हम गधी का दूध उपयोग कर रहे हैं। श्रीनिवास घोड़ा ने गुज़िश्ता 8 जून को गधे का फार्म शुरू करके तारीख रकम कर दी। कर्नाटक में खुला अपनी तरह का ये पहला और केरल के एर्नाकुलम जिले के बाद मुल्क का दूसरा फार्म है। डंकी फार्म शुरू करने वाले श्रीनिवास घोड़ा का कहना है कि उन्होंने गधों की बदतर हालत से परेशान होने के बाद डंकी फार्म शुरू करने का फैसला लिया। वो बताते हैं कि हमने 20 गधे लेकर इस फार्म को शुरू किया, जिसमें 40 से 42 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की है। फिलहाल हमारे पास 20 गधे हैं और हमने इसमें 40 से 42 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं। हम कई योजनाएं बना रहे हैं। हमारी पहली योजना गधी से दूध प्राप्त करने की है, जो कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ये बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होता है। हमारी दूसरी योजना गधों के मूत्र को उपयोग में लाने की है। गधे के मूत्र के कई फायदे हैं। हम एक के बाद एक कई योजनाएं बना रहे हैं। डंकी फार्म के मुस्तकबिल के मंसूबे के बारे में श्रीनिवास घोड़ा बताते हैं कि लोगों को गधी का दूध पैकेट में पैक करके बेचने का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मिलीलीटर दूध के पैकेट की कीमत 150 रुपए होगी। इसकी सप्लाई मॉल, दुकानों और सुपरमार्केट के जरिए से की जाएगी। हम सबसे पहले स्थानीय बाजार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसमें निजी उपयोगकर्ता होंगे। इसके अलावा हम खुदरा बाजार में भी फोकस करेंगे। हमारा सपना है कि हर एक दुकान पर गधी का दूध उपलब्ध हो, जैसे आइसक्रीम सभी दुकानों पर उपलब्ध होती है। हम चाहते हैं कि डंकी मिल्क की पहुंच हर तबके के आदमी तक हो। ये स्टार्टअप अपने आप में एक नज़ीर है, जो लोगों को इस काम के तय मुतवज्जो करेगी, साथ ही लोगों को नए काम करने के लिए तरगीब भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। चेरी का फल जितना दिलकश लगता है, खाने में उतना ही लजीज भी होता है। बच्चे खूबसूरत और लजीज चेरी बड़े ही शौक से खाते हैं। शुमाली भारत के शिमला में किसान अब सेब की बजाय चेरी उगाने को तरजीह दे रहे हैं। इस साल चेरी की ज़बरदस्त पैदावार और अच्छी कीमत मिलने से काश्तकार बहुत खुश हैं। शिमाली भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में चेरी पैदा करने वालों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिमला जिले के कांदियाली और नारकंडा इलाके के चेरी पैदा करने वालों को 1 किलोग्राम के डिब्बे के लिए 200 से 700 रुपए तक मिल रहे हैं। इस साल चेरी का मौसम 20 दिन पहले शुरू हो गया था, जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। मौसम के पहले शुरू होने के सबब बारिश से फसल को नुकसान का खतरा भी नहीं रहा। पिछले साल मैंने चेरी का जो सीजन स्टार्ट किया था वो 2 जून से शुरू किया था, जबकि इस साल मैंने 11 मई से सीजन स्टार्ट कर दिया है। और एक तो इसलिए इस साल वर्षा ना होने के कारण सीजन हमारा बहुत बढ़िया रहा है। आधी चेरियाँ हमारी वेस्ट हो जाती थी, क्योंकि सीजन लॉन्ग हो जाता था और उतने में बरसात गिरती थी। इस साल हमारे को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। 600, 700, 800 रुपये तक का भी हमारा डब्बा बिका है, जबकि आज तक हमने कभी भी नहीं बेचा। रंगीन चेरी न सिर्फ किसानों को अच्छे दाम दे रही है, बल्कि सयाहों को भी इस इलाके में मुतवज्जो कर रही है। यहाँ के किसानों ने सेब से चेरी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सेब की खेती में चेरी के मुकाबले में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और कमाई कम होती है। ये किसान नामियाती खेती से चेरी के पेड़ों की खेती कर रहे हैं, जबकि सेब की खेती पूरी तरह से कीमियाई स्प्रे और फर्टिलाइजर पर मबनी है। इसमें इतनी मेहनत नहीं है जिस सेब की अपेक्षा, इसमें कम मेहनत है। कोई स्प्रे नहीं करते हम। चलो पहले तो हम कटिंग कुटिंग भी नहीं करते थे, और अब कटिंग कुटिंग कर रहे हैं क्योंकि पेड़ थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी कटिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि हमारा साइज बने। ये किसान चेरी की स्टेला, मर्चेंट, वेन और ड्रोनीरो किस्में उगा रहे हैं।
साथ ही और नई किस्मों को भी अपनाया जा रहा है। ये मुख्तलिफ अक़साम के चेरी इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि चेरी एक कम वक्त की फसल है जो जल्दी पककर जल्दी गिरने लगती है। मुख्तलिफ किस्में मुख्तलिफ मराहिल में पकती हैं, जिससे ये देर तक बाजार में बनी रहती है और इससे किसानों को भी फायदा होता है। सर हमारा काम बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छी चेरिया हो गई है, मौसम भी अच्छा साथ दिया इस बारी। हमारे पास बहुत दूर से लोग आते हैं, नेपाल से भी, कृषक से भी, रोजगार सबके लिए अच्छा चल रहा है और रेट भी बहुत अच्छे रहे, मौसम भी अच्छा टिक गया है। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 35,000 हेक्टेयर जमीन पर स्टोन फ्रूट और वॉलनट फ्रूट की खेती की जाती है और इस जमीन पर तकरीबन 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की पैदावार होती है। सिर्फ शिमला जिले में स्टोन फ्रूट का रकबा 4,500 हेक्टेयर जमीन है और इस पर तकरीबन 4,000 मीट्रिक टन पैदावार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।